नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो साथ ही अपनी सरकार के पिछले 10 साल के कार्य का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया, एक तस्वीर सामने रखी। लेकिन साथ ही साथ विभिन्न मोर्चों पर सरकार की क्या उपलब्धियां रही, इस आह्वान के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को ये मंत्र भी दिया कि कोई लाभार्थी छूटे ना, हर एक लाभार्थी तक पहुंचिए। पिछले 10 साल का जो गुजर गए हैं उसके काम का और आने वाले 5 साल के लिए क्या है हमारा रोड मैप, इसको तमाम लोगों के साथ साझा करें। तो उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ता अब आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस संबोधन का क्या रहा लबोलुआब, करेंगे आपसे साझा, लेकिन साथ ही साथ करेंगे इस पर चर्चा भी कि भाजपा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब विपक्ष की क्या रहेगी राजनीति रणनीति और किस तरह से ये पूरा संदेश जन जन तक पहुंचेगा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा अगले 100 दिन नई ऊर्जा, उत्साह और जोश से करना है काम। विकसित भारत के लिए तीसरा टर्म जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस को बताया अस्थिरता, परिवारवाद, तुष्टीकरण की जननी। कहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने का भी किया काम। राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा, ये प्रस्ताव पारित। कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा 4 पीढ़ियों तक नहीं बदलते थे नेता, अब भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा से जुड़ रहे हैं ये लोग। भव्य राम मंदिर पर भी प्रस्ताव पारित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जुलाई अंत तक बढ़ाए जाने के फैसले को मिली मंजूरी। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी, जबकि पंजाब के 7 जिलों के 20 थाना क्षेत्रों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी। किसानों के विरोध प्रदर्शन से लोगों को भारी परेशानी। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना। गिरफ्तार टीएमसी नेता शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी छोड़ा महासचिव का पद। अखिलेश पर मुसलमानों की अनदेखी का लगाया आरोप। उधर कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट। रन के अंतर से भारत की अब तक सबसे बड़ी जीत। यशस्वी का दोहरा शतक, जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। थाईलैंड को दी शिकस्त, अनमोल खरब ने जीता निर्णायक मुकाबला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए अगले 100 दिन के लक्ष्य निर्धारित कर प्रत्येक लाभार्थी तक, प्रत्येक फर्स्ट टाइम वोटर तक पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व कांग्रेस की परिवारवादी, अस्थिरतावादी नीतियों से देश को बचाने का होना चाहिए। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है,
आएगा तो फिर एक बार मोदी सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं को ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेदाग कार्यकाल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समर्पित सरकार की वजह से है। बीते 10 साल में देश ने $1 ट्रिलियन से लेकर $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक का सफर तय किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले हैं। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने अगले 100 दिन तक मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया। देश के हर एक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के सरकार के कामों को पहुंचाने और युवाओं को 18वीं लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जागरूक करने की भी अपील की। साथ ही विपक्ष के झूठे वादे से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व कांग्रेस की परिवारवादी और स्थिरता वाली नीतियों से देश को बचाने का होना चाहिए। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगने वाली कांग्रेस पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कंफ्यूज कांग्रेस देश के लिए सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा पुरजोर तरीके से दोहराया। एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। शैलेंद्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जुलाई अंत तक बढ़ाए जाने के पार्टी कार्यकारिणी के फैसले को मंजूरी दी गई। रविवार को अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पेश किए गए। भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया और दूसरा संकल्प जो पारित किया गया वो है भाजपा
देश की आशा विपक्ष की हताशा, जिसे लेकर अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। इसी संकल्प के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जाने के ये संदेश हैं। फिर से मोदी सरकार के गठन के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता ये गाना भाजपा का थीम सॉन्ग है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को लॉन्च किया गया। इस थीम सॉन्ग को 14 भाषाओं में गाया गया है। इसमें हर वर्ग और समाज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र भी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन 2 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए भव्य राम मंदिर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। राम मंदिर निर्माण पर पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अयोध्या की प्राचीन पवित्र नगरी में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। ये अधिवेशन प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दिल से बधाई देता है। भगवान श्री राम, सीता और रामायण भारतीय सभ्यता व संस्कृति के हर पहलू में विद्यमान है। अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के उद्घोष, मोदी जी को जय श्री राम के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहीं अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरा संकल्प पेश किया, भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा। इस अवसर पर अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि इंडी गठबंधन आपसी स्वार्थ, मतभेद और दिशाहीन नेतृत्व के कारण निरंतर बिखर रहा है। विपक्ष की राजनीति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोबिया से ग्रसित है। यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। नेहरू के समय से कांग्रेस ने धारा 356 का लगातार दुरुपयोग किया। इंडी गठबंधन कलह, कटुता, कुटिलता और कूटनीति का पर्याय है। देश भर से आए 11,500 भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए अनुरोध किया कि हर लाभार्थी के पास जाएं तो कहना कि प्रधान सेवक मोदी जी ने उनको प्रणाम कहा है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के हैं। पीएम से मिले इस मंत्र से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। मोदी जी का स्वयं जो विजन प्लान है भारत देश के लिए, ना सिर्फ 5-10 साल का विजन प्लान है, ये तो एक सुपर पावर बनने जा रहा है हमारा भारत। क्योंकि आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आते हैं और वो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश में, तो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए ज्यादा भागीदार बनेगा क्योंकि हमें 80 की 80 सीटें उनको देनी है। हम सारे कार्यकर्ता हर घर जाएंगे, हर लाभार्थी के पास जाएंगे और मोदी जी के स्वप्न का जो भारत है 2047 का तो किस तरह का है हम जनता को समझा के बताएंगे। एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए सरकार 400 के पार। मोदी है तो मुमकिन है। इन नारों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस अधिवेशन से अगले 100 दिन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास और नए जोश के साथ काम करने और पार्टी के लोकसभा में जबरदस्त जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस ली है। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अधिवेशन के माध्यम से एक बड़ा संदेश जो सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दिया है, वो यही कि विकसित भारत के लिए भाजपा का सत्ता में आना जरूरी है। करेंगे इस पर चर्चा आगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब रुख कर लेते हैं हमारे आज की चर्चा के विषय का। जैसा हमने कहा कि भाजपा का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन आज, जिस पर समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। और इस अधिवेशन में भाजपा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनावों में कैसे जीत हासिल किए जाए उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है भाजपा अधिवेशन, आरोप मुक्त विकास युक्त सरकार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुजा कपूर, भाजपा के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर उपाध्याय आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आज इस अधिवेशन के माध्यम से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों की तैयारी तो पहले ही भाजपा की थी, लेकिन अब एक और मजबूत कदम दोबारा एक और उठा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, कैसे काट निकालेगी कांग्रेस इस मजबूत भाजपा की? मुझे लगता है शुरुआत अनुजा जी और प्रफुल्ल जी से होना चाहिए था। दोनों लोगों के लिए मैं आपको मौका दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनसे शुरुआत करिए। दोनों को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूं। उनके राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग हुई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पार्टियों के आंतरिक मीटिंग होते रहने चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है, चुनाव पूर्व है उनका, और हर पार्टी का ये अपना दायित्व बनता है, अपनी रणनीति है, अपनी कल्पना है, अपनी कूटनीति है, अपनी जो चीजें हैं उसके अनुरूप जो है प्रधानमंत्री जी का भाजपा के लोगों का एक ये बड़ा महासंगम था। इसके लिए उनको शुभकामना। जहां तक बात है इसके काट के लिए, तो सड़कों पर हमारे नेता जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लाखों की संख्या में लोग जो है अलग अलग राज्यों में मिल रहे हैं। हमारी एक तरह से राजनीतिक यात्रा न होते हुए भी सामाजिक आर्थिक न्याय को ध्यान में रख करके आगे बढ़ती हुई यात्रा पर कहीं न कहीं काडर हमारा जो है बुस्टअप हो रहा है, हमारा काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो भी कहीं न कहीं इस यात्रा के साथ कदम में कदम मिलाने का काम कर रहे हैं हर राज्यों में। उसका एक बड़ा असर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ग्राउंड में जो काम हुए हैं भाजपा के, हालांकि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग निश्चित तौर पे जो है वो कहेंगे, हर पार्टी का अपना ये अधिकार है और हर पार्टी को अपने प्रचार का भी अधिकार है। लेकिन सच्चाई सबने देखा है पिछले 10 साल में किस तरह से भयंकर, भीषणतम एक तरह से बेरोजगारी इस देश में, और भयंकर तरह से कमरतोड़ जो है महंगाई इस देश में है। और कहीं ना कहीं ये देश जो है इससे ग्रसित है, एक तरह से बेरोजगारी के रोग से ग्रसित है। आय की असमानता से पूरा देश परेशान है और किसानों की लाखों की संख्या आप देख ही रही है कैसे सड़कों पर उसके लिए कील और किलेबंदी कर दी गई है। और कहीं ना कहीं उसका भी असर देश के आम जनमानस पे पड़ रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा है, नारी के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन नारियों का क्या हाल मणिपुर से लेकर के और दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे खिलाड़ियों के साथ होता है,
और उस पर सभी लोग चुप रहते हैं, आज तक उस पर डॉक्टर कार्रवाई नहीं हो उपाध्याय, पाई। आपकी जो आपने जो शुरुआती आपने बधाई के साथ जो शुरुआत की और उसके बाद जो आपने कार्यकर्ताओं की बात की, तो मुझे और मेरे को लगता है तमाम दर्शकों को भी ये जरूर एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं एक दर्द सा दिखा आपके शब्दों में कि काश आपकी पार्टी ने भी कुछ ऐसी पहल की होती, क्योंकि अब तो 100 ही दिन आ गए हैं ना। हमारी पार्टी निरंतर कार्यक्रम कर रही है, लगातार सड़कों पर है हम लोग और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। अभी भी मैं आपके कार्यक्रम में हूँ और हम भी कहीं किसी कार्यक्रम से ही जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं कार्यक्रम में लगातार हमारे वर्कर और नेता सभी लगे हुए हैं। चलिए अनुजा जी, और सभी पार्टी को लगना चाहिए। जी अनुजा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता जरूर इस अधिवेशन से उत्साहित हुए होंगे और प्रधानमंत्री ने आज जो मंत्र दिया है उसको भी लेकर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लगातार देख रहे हैं जैसे विपक्ष की ओर से अभी इन्होंने भी, डॉक्टर उपाध्याय ने भी इस बात को कहा कि ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे जूझना होगा भाजपा को। भाजपा क्या कहेगी इसको लेकर? जय श्री राम। आपको, मेरे पैनल को और सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग। और मैं धन्यवाद करती हूं अपने भाई का, उपाध्याय जी का, कि उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी। मैं शुभकामनाएं आपको भी देती हूँ, हमारी भाजपा की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं कि आप अपना जो रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं जल्द उसको तय करें। जो आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसको भी आप कनेक्ट करें, क्योंकि हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता भगवान है। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस में उनके लिए उनका जो कार्यकर्ता है वो भगवान नहीं है। उनके लिए जो भाषा शैली उपयोग करी जाती है, इस बात का बहुत दुख है। और इसी वजह से आपके कार्यकर्ता और कई आपके लीडर्स आपको छोड़कर भाजपा में और भी कई पार्टी में जा रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए, इस पे चिंतन शिविर आपको देखना चाहिए। सिर्फ एक सड़क पर उतर जाना और सड़क को नापने से ना तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी ना देश। तो मोदी जी ने कहा है और बहुत मुखर होकर कहा है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें लोगों की जरूरत नहीं, सशक्त भारत बनाने के लिए वो लोगों से, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा है कि सशक्त भारत बनाने के लिए सबको जोड़ें, क्योंकि एक सशक्त भारत सिर्फ तभी बन सकता है जब सारी प्रजाति, सारे मोर्चे और सब किस्म के विभिन्न लोग एक साथ एक ही आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, और भारत को विश्व में विकसित करेंगे। और वो विकसित तभी होगा जब हम सब एक ही गाना, एक ही राग और एक ही वाणी में भगवान श्री राम ने जो मोदी जी के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है वो एक बहुत ही अहम है। राम ही नहीं, रहीम भी मोदी जी के साथ खड़े हो गए। मंडल ही नहीं तो मंडल भी मोदी जी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने भारत को विश्व में ही नहीं डंका, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, उन्होंने चांद पर, सूरज पर जाकर भी भारत को लेकर खड़ा कर दिया। आज आने वाले वक्त में हम सिर्फ 2024 की, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ रणनीति है, ये 2029 की भी रणनीति है। मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस भाई को भी समझ में आ गया होगा कि ये एक रणनीति बहुत बहुत अहम है, क्योंकि एजेंडा पे बात करना बहुत जरूरी है। और वो एजेंडा जो है, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि वो मिसिंग है कांग्रेस के अंदर। चलिए, यहाँ पे मैं प्रफुल्ल जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, एक बात जो स्पष्ट रही प्रधानमंत्री के संबोधन से भी और अदरवाइज ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो, कि लगातार भाजपा 2047 की बात कर रही है, विकसित भारत की बात कर रही है। और आज प्रधानमंत्री ने कुछ बातें सामने रखी, उसमें से एक बड़ा शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति के लिए काम कर रहे हैं। जब हम चुनावों के परिदृश्य से इन सब बातों को सुनते हैं तो आम जन कैसे इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाता है? क्योंकि आखिरकार हमें उस वोटर तक पहुंचना है और एक नागरिक भारत का वो अपनी समृद्धि के स्वप्न के साथ आगे बढ़ता है, हर वर्ग। प्रफुल्ल जी, आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। जी ठीक है, अभी आवाज मेरी? जी, आवाज मिल रही है। जी अजय जी ने, अनुजा जी ने प्रवक्ता के रूप में बात कही। मैं जब पत्रकार के रूप में या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखता हूं
तो मुझे 2-3 चीजें जो खास करके ध्यान में आती है। एक, आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए 24/7 की बात की प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने एक अलग तरीके का पार्टी मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये 24/7 मोड में काम करता है। दूसरा, आइडियोलॉजिकल इश्यूज के आधार पर जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में एक हमको कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी हमको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी और ऑल ओवर बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में भी दिखती है। और तीसरा, ऑब्वियसली लीडरशिप का इशू है जिसके अराउंड बीजेपी प्ले करती है। कुछ लोग होंगे जिसको ये ठीक लगे ना लगे, लेकिन भारत में ये वास्तविकता रही है कि भारत की राजनीति ये लीडरशिप और आइकॉन्स के अराउंड रिवॉल्व होती रही है। कभी वो इंदिरा जी के अराउंड भी रिवॉल्व होती रही, कभी वो राजीव जी के अराउंड भी रिवॉल्व होती रही। लेकिन हम दूसरी तरफ जब देखते हैं कि जिस इंडिया अलायंस की अभी अजय जी ने बात की, ये संयोग है या उनकी भी जो अन्य इंडिया अलायंस के जो बाकी दल है उनकी स्ट्रेटेजी है, मुझे पता नहीं। लेकिन जब एक एक स्टेट पार करते हुए राहुल गांधी जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके एक एक साथी उनसे छिटक रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? वो कैसा अलायंस है कि ममता जी बंगाल में जाते ही ममता जी का ये छिटक जाता है, बिहार में जाते ही ये छिटक जाता है। और दूसरा, उसमें जो महत्वपूर्ण है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ मोबिलाइज हो रहा है, क्योंकि जो मोबिलाइज करने वाले हैं, चाहे जयराम रमेश हो, देखिए इन्होंने जब ममता जी ने स्टेटमेंट दिया, जब नीतीश जी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा कि कोटरी है जो इसको मैनेज कर रही है, हमारा तो वहां पे कोई सुनवाई। तो वो कौन है? कौन उनके बिहाफ पर ये सारी स्ट्रेटेजीज बना रहा है और इसके पीछे का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है? मतलब यदि आप भारत जोड़ो और न्याय यात्रा, तो भारत टूटा कहां है, क्यों टूटा है? क्या वो मान लो मणिपुर की महिलाओं के बारे में अन्यायग्रस्त हुआ है और वहां पे यदि टूटने का दर्द है तो क्या वो संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के बारे में भी दर्द है? या वो केवल कांग्रेस की बंगाल यूनिट को है लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस को नहीं है? तो ये मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें मुझे समस्या लगती है। और जिस आधार पर आज अपोजिशन को टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर या इवन बीजेपी बार बार जिस परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की और नकारात्मकता की इन राजनीति का जो आघात कर रही है, उसके बारे में आपका, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूं लेकिन लोगों के लिए रिस्पांस क्या है और बीजेपी जिसको विकसित भारत कह रही है उसके अल्टरनेटिव वे में आपका ब्लूप्रिंट क्या है? तो मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलाइजेशन जो 24/7, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो एक आइडियोलॉजी की क्लैरिटी के साथ और लीडरशिप, तो ये कॉन्ट्रास्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस अधिवेशन ने और सामने लाया है। चलिए डॉक्टर उपाध्याय, ये जो बात कही गई है, जो बिंदु उठाए गए हैं, ये वाकई सवाल खड़े करते हैं खासतौर पर इंडी गठबंधन के सामने और खुद कांग्रेस के सामने भी। क्या इस पर भी कोई रणनीति बनाती नजर आ रही है इंडी गठबंधन और कांग्रेस? क्योंकि आपके साथी छोड़ रहे हैं, जिन नेताओं के बूते चुनाव लड़ना है और जीतने का ख्वाब देखना है, वो भी उसको साकार करना है, तो वो तो आपको छोड़ते जा रहे हैं। सीटें अभी फाइनल नहीं हुई है, रणनीति बन नहीं रही है। क्या ये बिंदु है जो चिंता का विषय है कांग्रेस के सामने और इंडी गठबंधन के सामने? केतकर साहब के विचारों का बड़ा सम्मान करते हुए, ठीक है कि उनका अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना उनका अनुभव है, पर उनको ये सच्चाई तो स्वीकारनी होगी जिस परिवारवाद की बात की है प्रधानमंत्री जी ने। आज ही उन्होंने एक पिक्चर जरूर, तस्वीर जरूर देखी होगी, फिर आज एक परिवार के बच्चे को अपने साथ उन्होंने संजोया है। जब जब बोलते हैं तो जस्ट उसके उल्टा काम वो करते हैं और सच्चाई यही है। दूसरी बात, पूरे स्ट्रक्चर में और पूरे बातचीत में आज भी वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के फोबिया से ग्रसित रहे। अरे भाई, आपको पॉजिटिविज्म करना है, सकारात्मक करना है, आप करिए। पुराने सरकारों के चीजों को आप उठा करके अपनी लकीर को बड़ी नहीं कर सकते, आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है, पहली बात। दूसरी बात,
कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बात है, कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं। जो सबसे बेहतर तरीका आज भी मानते हैं, जो गांधी जी का तरीका था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वो जन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर के जनता के साथ जुड़ करके जन संघर्ष करते थे। आज राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता, सामाजिक आर्थिक अन्याय, युवा भागीदारी, युवा नारी भागीदारी, श्रमिक और किसानों के अन्याय के खिलाफ जो है सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मीडिया में बैठ के जितनी चर्चा कर लें, प्रधानमंत्री जी या हमारे भी कोई बड़ा नेता यदि तो मतलब हम ये मान सकते हैं डॉक्टर उपाध्याय, लेकिन जनता के बीच जो जाता है उसका मीनिंग अलग होता है। भाजपा के भी लोग जाते होंगे, मुझे नहीं कहने में कोई आपत्ति है, पर जो ये जन संवाद का तरीका जो है, जो जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों के साथ रूबरू होना, एक तरफा नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जनता के बीच चल क्या रहा है। वो तो जब आप जाएंगे तब, आज भी आप देखिए पूरा वन वे कम्युनिकेशन था। वहां एक व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, हजारों लोग सुन रहे थे उनके कार्यकर्ता, पर सामान्य लोगों में कार्यकर्ताओं की आवाज कौन सुनने वाला है? भाजपा में भी अब ऐसा नहीं रह गया है। देश की बात कीजिएगा तो मन की बात जरूर है। जनता के बीच जाकर ही बात की जानी चाहिए जो कांग्रेस कर रही है, या आपको लगता है कि यही रणनीति है आपकी जो कारगर साबित हो सकती है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन चलिए जाते जाते आपसे बात करना चाहूंगी अनुजा जी, आपका जवाब चाहूंगी। जो इन्होंने कहा है उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे? नॉर्थ ईस्ट को जोड़ लिया था इन लोगों ने। नॉर्थ ईस्ट को आपने दिल्ली के साथ तो जोड़ा नहीं, और वो जोड़ा किसने? मोदी जी ने। तो कनेक्टिविटी की बात मुझे जहां तक लगता है कि मुंह से शोभा नहीं देती आपकी। आपने कनेक्टिविटी के अंदर जहां पर आप बात करते हैं, रेदर आपने सबको छोड़ दिया। आपको कनेक्टिविटी करनी थी तो आज आप कहते हैं तो आपको बंगाल के अंदर वो संदेश खाली की कनेक्टिविटी करनी चाहिए थी। आपको अगर औरतों का इतना वायलेंस से रिलेटेड दुख है और आप मानते हैं, और अगर आप सच में मानते हैं, तो आपको इसको कनेक्ट करना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने मणिपुर में अभी आपके राहुल जी, बाबा जी गए तो आपने वहां पे फिर आग लगा दी। मुझे दुख इस बात का है कि आप लोगों का जो इतना लंबा समय रहा, आपने भारत को इंडिया बना दिया और इंडिया बनाकर उसको छोड़ दिया। 11 नंबर पे अर्थव्यवस्था लाकर आप बड़े खुश और अपनी वीरता की गाथा गाते रहे। आज हम लोगों ने 10 साल में 5 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, और अब हम 3 नंबर पे भी लाकर खड़ा कर रहे हैं। उसके बारे में आपको कोई बात नहीं करनी। आपने अपने काल के अंदर, कंठ काल के अंदर आपके कितने ऐसे काम थे कि जो आपने पूरे नहीं करे, और आज हम उनको पूरा कर रहे हैं और हमने पूरा करके लाकर खड़ा किया। आज ये देखने की जरूरत है कि सड़कों पर नापने से भारत तोड़ो और जोड़ो नहीं हो सकता। जी जी जी, चीजें होती है डेवलपमेंट के साथ, विकसित के साथ, टाइम कम है आत्मनिर्भर के साथ। अनुजा जी, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ये बात स्पष्ट है, डॉक्टर उपाध्याय और अनुजा जी और प्रफुल्ल जी, ये बात स्पष्ट है कि हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी देश का जो नागरिक है वो यही देखना चाहता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव वन साइडेड तो नहीं हो जाते। विपक्ष कितनी मजबूती से सामना करेगा, इस मजबूत भाजपा का देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन।
तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता फिलहाल चंडीगढ़ में जारी है। किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक, जबकि पंजाब के 7 जिलों के 20 थाना क्षेत्रों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि किसानों के विरोध प्रदर्शन से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता जारी है। इससे पहले 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इससे पहले की बातचीत में सरकार की तरफ से वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, लिहाजा वार्ता पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, आज हमें 6ठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। इस बीच MSP की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में इंटरनेट निलंबन को 3 जिलों के 11 पुलिस स्टेशनों से बढ़ाकर 7 जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों तक बढ़ा दिया है। नया आदेश 24 फरवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों के जवान टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा की सीमा यानी टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे आगे एक लेयर है जो कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। उससे आगे भी दिल्ली पुलिस ने एक और बैरिकेड बनाया हुआ है और हमें जो जानकारी मिली है उससे आगे भी जो है हरियाणा पुलिस की भी एक मजबूत जो है वो नाकेबंदी की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर टिकरी बॉर्डर पर जो है हम देख सकते हैं कि स्थिति जो है नियंत्रण में है। लोग आवाजाही कर रहे हैं। ऊपर मेट्रो लाइन जो है वो जारी है जो कि बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ती है और लोगों का जो है परिचालन जो है वो किसी भी तरह से रुका नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर डाइवर्शन करके, रोड डाइवर्शन करके ट्रैफिक को दूसरी तरफ से जो है वो घुमाया है ताकि हरियाणा और दिल्ली के बीच जो है वो आवाजाही बरकरार रहे। इधर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग जो है पुलिस के द्वारा की गई है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। न केवल दिल्ली पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। इलाके में, सिंघू बॉर्डर के इलाके में धारा 144 लगाई गई है ताकि लोग जो है आपस में इकट्ठे ना हो पाए और किसी प्रकार की किसी अन्य जो गलत गतिविधि है उसको जो है सक्रिय उसमें ना हो पाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि आज रविवार का दिन है, इस वजह से संख्या कम है लोगों की, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आना जाना जो है सिंघू बॉर्डर को पार कर जारी है। किसान आंदोलन के चलते कई जगह बॉर्डर बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच वार्ता से कोई सकारात्मक नतीजा निकलने से सबसे ज्यादा राहत आम लोगों को मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रिंस मिश्रा, विक्रमजीत सिंह और देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, जहां से आ रही महिलाओं के उत्पीड़न की खबरों से देश स्तब्ध है, लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगता है यहां की घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
वे इसे भूमि से जुड़ा मसला बता रही हैं। लेकिन इनकी पार्टी के यानी टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में शाहजहां शेख अभी भी फरार हैं। वहीं यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। भाजपा युवा मोर्चा ने भी आज इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई हफ्तों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुलग रहा है। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कई बार पुलिस से झड़पें भी हो चुकी है। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा लगातार मोर्चा संभाले हुए है। संदेश खाली में एक भी बलात्कार की घटना से इनकार करने वाली ममता सरकार की पुलिस ने मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद आरोपी टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ साथ धमकाने और जमीन कब्जाने का भी आरोप है। मजिस्ट्रेट के सामने एक पीड़ित महिला ने रेप के मामले में अपना बयान दर्ज कराया है। मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को सिलीगुड़ी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भाजपा युवा मोर्चा ने संदेश खाली की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली सिर्फ एक वानगी है, लेकिन ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हजारों संदेश खाली बनाकर रखे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि संदेश खाली की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे शर्मसार करने वाली घटना बताया है। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होनी चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का दौरा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों बशीरहाट में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुकांता भी पुलिस की लाठीचार्ज का शिकार हुए थे। इस तरीके की महिला पुलिस देखकर मुझे वहां से धकेला गया और उसके कारण चोट भी आई और उसके लिए मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये बहुत दुखद घटना है। डेमोक्रेसी कैसी हालत में आप समझ सकते हैं। शेख शाहजहां तो मिसिंग है, दीदी के चहेते भाई हैं, उनको तो थोड़ी अरेस्ट करेगी दीदी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं सब। सर एक अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अनुरोध किया प्रधानमंत्री से वहां दौरा का, जो संदेश खाली के पास ही जो उत्तर परगना है, क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या अनुरोध? नॉर्थ 24 परगना में प्रधानमंत्री 7 को शायद आ रहे हैं, मतलब अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, जब तक उनके ऑफिस से नहीं है हम बोल नहीं सकते। अभी प्रोबेबली आप पकड़ लीजिए 7 को माननीय प्रधानमंत्री जी बारासात में आएंगे और वहाँ पे रैली करेंगे वोमेन्स की। संदेश खाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए थे। शिबू हाजरा की इतनी देरी से हुई गिरफ्तारी के साथ ही ममता सरकार पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहले राज्य सरकार संदेश खाली हिंसा से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन अब भाजपा और संदेश खाली के स्थानीय लोगों के दबाव में जब ये गिरफ्तारी हुई तो सवाल उठता है कि ममता सरकार आखिर किस एजेंडे के तहत शिबू हाजरा को अब तक बचा रही थी। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने धर्मांतरण पर विधेयक तैयार कर लिया है। इस विधेयक में कई प्रावधान हैं, जैसे धर्म बदलने से 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पर्सनल डिटेल्स देने होंगे, फॉर्म भरना होगा, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा, जिसके लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इस विधेयक को इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। धर्मांतरण की समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा के चल रहे इसी सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक का मसौदा तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इसमें प्रावधान होगा कि दूसरे धर्म को अपनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा कराना होगा। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने के लिए कहेगा।
अगर कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो धर्मांतरण की इजाजत होगी। बल, अनुचित प्रभाव, जोर जबरदस्ती, प्रलोभन, विवाह या किसी तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में मतांतरण नहीं किया जा सकेगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के पास खुद को पेश करना होगा। सरकार का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मांतरण को खूब संरक्षण मिला। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। धर्मांतरण करने वाले के परिजनों की अगर कोई आपत्ति है तो वे एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। ये मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई सत्र अदालत में होगी। नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। यहाँ पर अवैध धर्मांतरण न हो, इसके लिए भरपूर प्रयास रहेगा। पिछली सरकार में जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण को संरक्षण दिया गया, यहाँ तक कि उनके कमिश्नर ने और उनके पुलिस के आईपीएस अधिकारी ने लिख करके कहा कि अवैध धर्मांतरण जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, तो सरकार ने उनको उठा करके ट्रांसफर कर दिया। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष से विचार विमर्श किए बिना बनाए जा रहे धर्मांतरण कानून की निंदा की है। धर्म से नाता है, रिश्ता है, हम सब एक हैं, उस बात की जानकारी लिए बगैर धर्म के बारे में नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले को दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। दोबारा अपने वास्तविक धर्म में लौटने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगने वाला है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने वाली है, जिसमें राज्य में होने वाले कथित और अवैध धर्मांतरण को रोका जाएगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। यहां तक कि क्षेत्रीय दल आपसी अंतर्कलह से भी 2-4 हो रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। कमलनाथ के मुद्दे पर संशय बना ही हुआ है और अब समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। सपा नेता सलीम शेरवानी ने पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। संभल के कल्की धाम में कल्की मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमवार को रखी जाएगी। कलयुग में कल्की अवतार को लेकर मान्यता है कि संभल में विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्की का जन्म होगा।
मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने संभल में विश्राम किया था। उन्होंने ही धरती पर पाप बढ़ने पर कल के अवतार की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मौजूद 1000 वर्षों से अधिक प्राचीन कल्की मंदिर के पौराणिक इतिहास और धार्मिक की मान्यता है। इसी कल्की धाम में एक बार फिर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। ये वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि कल 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इसी स्थान पर जहां पर महिलाएं पूजा कर रही हैं, जहां पर शिलाएं जो है लाकर के प्रतीक के रूप में रखी गई हैं, यहीं से कल्की धाम के निर्माण की शुरुआत होगी। इससे पहले आचार्यों के समूह द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के धाम की आधारशिला रखी जा रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। प्रशासन ने पीएम मोदी के दौरे को केंद्रित कर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर करीब 22,000 से लेकर 25,000 लोगों तक की व्यवस्था है। तो भीड़ की जो संभावनाएं है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। उसको देखते हुए भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ से लेके और सारे मोबिलाइजेशन प्लेसेस तक सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है। यहाँ पर जो आगंतुक आएंगे उनके सुविधा के लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त टॉयलेट्स और पीने के पानी और उनके बैठने की व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी जांच सुविधाजनक रूप से हो सके, उनके वाहनों की पार्किंग व्यवस्थित रूप से हो सके, उसके लिए भी समस्त व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। संभल के अंकरा कंबोह इलाके में स्थित कल्की धाम का नाम कल्की के नाम पर रखा गया है। कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है और मान्यता है कि कल्की कलयुग को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। संभल का यह इलाका पौराणिक काल में अपनी तमाम पौराणिक विशेषताओं के कारण खासतौर पर भगवान कृष्ण के उस अंतिम प्रवास, जो कि कहीं न कहीं द्वापर की समाप्ति का समय था, उसके लिए जाना गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की एक राजधानी के रूप में जाना गया। आल्हा उदल की तमाम सारे स्मरण के यहाँ पर बिंदु मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही कल्की धाम निश्चित रूप से लोगों के मन में था और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब इसका शिलान्यास करेंगे उसके बाद कल्की धाम मंदिर का निर्माण होगा। और इसी के साथ जो मान्यता है कि जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा तो भगवान अपने 10वें अवतार के रूप में आएंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। भारत की जीडीपी में 9.2% का योगदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब यूपी एक और मील के पत्थर के लिए तैयार है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को 10,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। औद्योगिक विकास परियोजनाओं के इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इस सिलसिले में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट से खास बातचीत की। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, हमें लखनऊ में और यहाँ शुरू होने जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो यहाँ पर सोमवार को मौजूद रहेंगे। मेरे साथ हैं लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। गंगवार जी, किस तरह का ये मेगा इवेंट है और ये 4.0 है तो जाहिर सी बात है पिछले 3 से बेहतर होना चाहिए। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उसमें 30 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे। उनमें से एक पहला माइलस्टोन जो हम लोगों ने अचीव किया है, 10 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को धरातल पर उतारा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी स्टेट के लिए और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें कि अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी को अवसर में तब्दील करते हुए हम लोगों ने अपनी पॉलिसी लेवल पर, प्रोसेस के लेवल पर बहुत सारे परिवर्तन किए, जिससे कि पूरे माहौल को इन्वेस्टर फ्रेंडली किया जा सके और उसका परिणाम है कि दुनिया भर के और पूरे देश और विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं।
और आज हमारी सारी प्रोसेसेस पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से हम लोग सारी उनकी औपचारिकताओं को पूरा कराकर किसी भी निवेश को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसी कड़ी में ये पहला माइलस्टोन है जो कि कल हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। इसमें 10 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर है। आपने 10 लाख करोड़ की बात की, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? इसमें कई सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में लग रही हैं और ये लगातार लगभग हर सेक्टर में, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट सेक्टर्स का जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर पूरे यूपी में अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। गंगवार जी, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अगर हम डेलीगेट्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, लगभग 5000 लोगों को इनवाइट किया गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों के लिए, और बड़ी संख्या में यहाँ पर कल उन लोगों का आगमन होगा। एक मुख्य पंडाल बनाया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी संबोधन किया जाएगा, इनॉग्रेशन भी किया जाएगा जीबीसी का। उसके अलावा भी यहाँ कॉन्क्लेव्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि पैरेलल इवेंट के रूप में अगले 2 दिन तक चलती रहेंगी। तो ये थे लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका ये कहना है कि लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरेगा और इसका शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बरिस्टो, टीडी न्यूज, लखनऊ। और अब रुक कर लेते हैं खेल खबरों का, और खेल जगत से अच्छी खबरें आ रही हैं क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट को भारत ने 434 रन से अपने नाम कर लिया। ये रनों के अंतर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के चौथे दिन 557 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 122 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरी पारी में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 430 रन बनाकर घोषित की। भारत ने आज 2 विकेट पर 196 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रन आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया, तो वहीं अपना पहला टेस्ट खेल रहे सरफराज खान ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल 214 और सरफराज खान 68 रन बनाकर नाबाद रहे। अब बैडमिंटन की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया और ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। इस मुकाबले में भारत के लिए पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद, ट्रीसा जॉली और युवा शटलर अनमोल खरब ने अपने अपने मैच जीते। तो भारत की बेटियां कर रही हैं देश को गौरवान्वित। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन।